हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन और आज है हमारे प्रैक्टिस टेस्ट का डे 13 मैराथन है। ये है हमारी लाइव क्लास जो आप लोग भी एंजॉय करेंगे लिटरेरी टर्म्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम अपने लाइव स्टूडेंट्स को आप इनवाइट कर लें और वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और भैया, ठंड हो गई तुम्हारी? ऐसा तो मुझे कहोगे, है ना? ऐसा तो मुझे कहोगे, मुझे पता है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज तो जड्डा आपको भी लग गया। हाँ जी, लग गया जड्डा आज मुझे भी। अभी वीर आएगा जड्डा कहने के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और स्टार्ट करते हैं। अरे खांसी इसलिए नहीं हुई है कि ठंड की वजह से, खांसी इसलिए वो तुमको पता है घर में जो है काम चल रहा है और जो है उसमें इतनी इतनी धूल जो है मैंने इनहेल करी है। धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चल चलो भाई बालको, अब जरा स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा आपके लिटरेटम बैलेड, एरिगरी, फेबल, ओड, सोनेट के हैं, ठीक है? तुम चुप रहो, ज्यादा वो मत करा करो, ठीक है? गुड इवनिंग। पहला आप लोगों को ये बता दूं कि ये आप लोगों के, सबसे पहले एक चीज ये बताऊं, ये एमएच अब्राम्स की बुक के में से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पूरा का पूरा लैंग्वेज वही लैंग्वेज ली गई है जिससे आप जो है समझें और उन्हें करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलर बैलेड? अ रिटन स्टोरी मेंट फॉर अ सॉन्ग, बिल्कुल, अ सॉन्ग। बैलेड क्या होता है? अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली विच टेल्स अ स्टोरी। तो इसका आंसर जो है वो आपका है, दैट इज बी, अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली विच टेल, एक कहानी कहता हुआ जो बैलेड होता है। सही जवाब। What are other names for the popular ballad? What are other names for the popular ballad? And that is folk ballad or traditional ballad. Yes, popular ballad, देखो भाई याद रखना, ये टर्म आपको दिखाई दे पॉपुलर बैलेड, तो पॉपुलर बैलेड के लिए ही हम फोक यानी कि लोक कथाओं वाला बैलेड या ट्रेडिशनल बैलेड यानी कि परंपरागत बैलेड जो है वो कहते हैं। वीर अभी तुम्हें याद ही कर रहे थे, कह रहे मैडम को जड्डा लग गया आज। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर बैलेट्स प्राइमरली कम्युनिकेटेड? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर बैलेट्स प्राइमरली, बैलेट्स कैसे कम्युनिकेट किए जाते थे? प्राइमरली यानी कि पहले कैसे कम्युनिकेट किए, यानी कि ओरली, अमंग इलिटरेट और पार्टली लिटरेट, यानी कि लिटरेट, इलिटरेट और पार्टली लिटरेट लोगों के बीच में जो है इसको ट्रांसमिट किया जाता था। सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, हु लाइकली कंपोज the initial version of a traditional ballad? ये who likely compose the initial version, a single author। यहाँ पे देखो जो बैलेड्स होते हैं, शुरुआत में जब बैलेड्स कहानी कहते हैं बैलेड से, तो एक सिंगल ऑथर हुआ करते थे, दो ही और शी इज यूजुअली, उनके बारे में कोई जानता नहीं था कि कौन इनको कंपोज करने वाला है। सो द आंसर इज ए, दैट इज अ सिंगल ऑथर, दो ही और शी इज यूजुअली अननोन। Question number 5. Why do popular ballads exist in many variant forms? Because who each singer who repeats an oral ballad is apt to introduce, क्योंकि जो भी रिपीट करता था वो उसमें अपने चेंजेस कर दिया करता था। ये तो मानव मन है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पंचायती तो हम लोग होते ही हैं। तो ये हुआ आपका यहाँ पे
ओरल की वजह से, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, which set of adjectives best describe the popular ballad? ड्रामेटिक, कंडेंस्ड एंड इम्पर्सनल। कहानियां बैलेट्स में जो हुआ करती थी वो पोएट की अपनी कहानियां नहीं होती थी, इम्पर्सनल हुआ करती थी। सो द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। हाउ डज अ पॉपुलर बैलेड नरेटर टिपिकली टेल द स्टोरी? हाउ डज अ पॉपुलर बैलेड नरेटर टिपिकली टेल द स्टोरी? तो इसका आंसर है आपका दैट इज 7, विदाउट सेल्फ यानी कि इम्पर्सनल। वो अपनी कोई बात नहीं बताता था, अपने पर्सनल एटीट्यूड्स को नहीं रखता था। सो द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेंजा फॉर्म फॉर अ बैलेड? दैट इज सी, बैलेड स्टेंजा। ABCB, बैलेड स्टेंजा, दैट इज बैलेड स्टेंजा, सी, 4 लाइन का स्टेंजा। What is the structure of a ballad stanza? A quatrain in alternate 4 and 3 stress lines, यानी कि एक क्वाट्रेन यहां पर है, एक क्वाट्रेन है ABCB और ऑल्टरनेट 4 एंड 3 स्ट्रेस, यानी कि ऑल्टरनेट 4 स्ट्रेस 3 स्ट्रेस, 4 स्ट्रेस 3 स्ट्रेस, यानी कि तीन एक मतलब उसमें जो है 8 सिलेबल लाइन और 6 सिलेबल लाइन। तो एक बार में 4 स्ट्रेसेस है, यानी कि एक बार अनस्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, फिर ऐसे ही इस तरीके से ऑल्टरनेट 4 स्ट्रेस एंड 3 स्ट्रेस लाइन है। तो दैट इज अ क्वाट्रेन इन ऑल्टरनेट 4 एंड, यानी कि ए में 4 स्ट्रेस है, यानी 4 यानी 8 सिलेबल्स है, बी में तो कितने 6 सिलेबल्स, इंटू 2 कर देंगे। विच लाइन यूजुअली राइम इन अ बैलेड स्टेंजा? द सेकेंड एंड फोर्थ, ABCB अभी हमने करा भी था, ABCB, दैट इज द सेकेंड एंड फोर्थ, सही। Which ballad is used as an example of the ballad stanza form? अब ये बताओ, Which ballad is used? भाई देखो, एग्जाम्पल जो बैलेड स्टैंजा फॉर्म का माना जाता है अकॉर्डिंग टू MH अब्राम्स, MH अब्राम्स जी के हिसाब से, और मैं आपको किताब में से एग्जाम्पल दूंगी। हाँ बेटा, अच्छा लीजिए देखिए, एक मिनट देखिए, ये है MH अब्राम्स जी की बुक। देखो मैंने इसमें अंडरलाइन भी कर रखा है। ये पेज नंबर 25 है और इसमें जो है ये दे रखा है, और यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर 25 में लाइन नंबर तो आप खुद भी गिन लेना। द मोस्ट कॉमन स्टेंजा फॉर्म called the ballad stanza is a quatrain in alternate 4 and 3 stress lines. Usually only the second and fourth lines rhyme. This is the form of Sir Patrick Spens. For Sir Patrick Spens, the first stanza also exemplifies the abrupt opening of the typical ballad and the manner of proceeding by third person narration. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। इसका आंसर है सर पैट्रिक। ये मैंने आपको बताया, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस MH अब्राम्स में से ही तैयार किए गए हैं, तो इसीलिए इसकी लैंग्वेज भी वही है। ठीक है, अब आप लोगों को जो भी करवाया जा रहा है ये MH अब्राम्स, तो मैंने अपनी किताब अपने हाथ में, ऐसा नहीं है कि आपको यूं ही मैंने वो चीज करवा दिया है। ठीक है, तो ये जो है तो ये आपका जो है, तो ये है आंसर, दैट इज सर पैट्रिक स्पेंस। ठीक है, MH अब्राम्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो लैंग्वेज वही है। व्हाट आर स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस इन बैलेड्स? हाँ कोई बात नहीं, तो आप लोगों को पता हो रहा है इसलिए बता रही हूँ। व्हाट आर स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस इन बैलेड्स? देखो, स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस का मतलब समझो। अब ये भी जो है स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस का क्या मतलब होता है, देखो बैलेड्स में ना एक सेट फॉर्मूलाज होते हैं। बैलेड्स में अरे रुक जा, बैलेड्स में सेट फॉर्मूला, चबड़ 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 चबड़, एक तो इनकी चैट नहीं बंद होती, चबड़ चबड़ कर ही जाएंगे कर ही जाएंगे। रुक जाओ थोड़ी देर। देखो बैलेड्स जो होते हैं उनमें सेट फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें एक हेल्प द सिंगर, जैसे सेट फॉर्मूलाज होते हैं जिससे सिंगर को ही पता होता है उसे गाना क्या है। इसमें स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, स्टॉक का मतलब होता है जो बार बार आते हैं, स्टॉक मींस जो बार बार आते हैं, जैसे ब्लड रेड वाइन, मिल्क वाइट स्टीड, ये सारे के सारे
बार बार आते हैं। एक स्टॉक फॉर्मूला होता है रेफ्रेन होना, रेफ्रेन का मतलब होता है बार बार जो है कोई सेम लाइन जो है रिपीट होना। एक होता है इंक्रीमेंटल रिपीटिशन, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन का क्वेश्चन जो है वो पीजीटी 2021 में पूछा गया था, जाने पीजीटी 2016 में पूछा गया था यूपी में, जिसमें बताया था हर लाइन रिपीट होती है लेकिन एक एडिशन के साथ जो स्टोरी को बढ़ाती है, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन करते हैं। हाँ जी, जैसे तो ये है सेट फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे सेट फॉर्मूला है इसमें स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस है, सेट फॉर्मूलाज लाइक ब्लड रेड वाइन मिल्क वाइट स्टीड। ठीक, ठीक है जी, सेट फॉर्मूलाज। थैंक यू थैंक यू, इतनी तारीफ ना करा करो मेरी, मैं खुश हो जाती हूँ बहुत, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ फिर। व्हाट इज अ रिफ्रेन? अ रिपीटेड लाइन और ग्रुप ऑफ लाइंस इन ईच स्टैंजा। बिल्कुल सही जवाब है कि जब हर लाइन जो है, जैसे अभी पूजा ने बोला भी कि जैसे आरती में रिपीट करते हैं तो वो जो है उसको बोला जाता है दैट इज रिफ्रेन, है ना। वो बोला भी कि आरती में जब हम वो टेक वो बिल्कुल सही, तो वो जो होता है दैट इज रिपीटेड लाइन और ग्रुप ऑफ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इंक्रीमेंटल रिपीटिशन? व्हाट इज, हाँ ओम जय जगदीश हरे। तो व्हाट इज इंक्रीमेंटल? दैट इज रिपीटिंग अ लाइन ऑफ स्टैंजा विद एन एडिशन दैट एडवांसेस। तो इंक्रीमेंटल रिपीटिशन का मतलब होता है कि हम सेम लाइन, एक लाइन या स्टैंजा रिपीट करते हैं मगर कुछ ऐड कर देते हैं जो कहानी को बढ़ाता है। सो द आंसर इज बी। तुम यहां पे पहले चढ़ जाओ ऊपर मेरी खोपड़ी पे। इन विच सेंचुरी वर ट्रेडिशनल बैलेट्स फर्स्ट कलेक्टेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड? ये वाला क्वेश्चन का जवाब दो। इन कौन सा क्वेश्चन आप पे आ गए? 15 पे। इन विच सेंचुरी वर ट्रेडिशनल बैलेट्स फर्स्ट कलेक्टेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड? तो भैया इसका जवाब ये है कि देखो ट्रेडिशनल बैलेट्स जो है ना उससे पहले कहे सुने पे थे, ठीक है, कहे सुने पे थे, सुन लो। तो बैलेट्स वर फर्स्ट कलेक्टेड एंड, कलेक्ट करे गए प्रिंट करे गए, तो ये भी इसका भी मैं आपको जवाब देती हूं। देखो ऑल्दो मेनी ट्रेडिशनल बैलेट, सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो सुनो। Although many traditional ballads probably originated in the later Middle Ages, यानी कि बहुत सारे ट्रेडिशनल बैलेड्स मिडिल एजेस में ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन वो 18th सेंचुरी में उन्हें कलेक्ट और प्रिंट करवाया गया। कब प्रिंट करवाया गया? 18th सेंचुरी में उन्हें कलेक्ट और प्रिंट करवाया गया, पहले इंग्लैंड में और फिर जर्मनी में। और 1765 में थॉमस पर्सी जो थे उन्होंने रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री पब्लिश करी थी 1765 में। सुन ला, 17। तुम भैया बहुत ही बतौड़े लोग हो, बहुत ही बतड़ 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 करते ही रहते हो, सुनते ना बिल्कुल भी। थॉमस पर्सी ने पब्लिश की थी रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री 1765 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अब? 1765 यानी कि हाँ, जैसे नॉवल को तुम, एक बात है वैसे मेरे स्टूडेंट बहुत होशियार हैं, इतने होशियार हैं, है ना। तुम सुन रही थी ना, मैं इतने होशियार हैं, एक चीज नहीं आती तो उसके साथ दूसरी चीज जोड़ देते कि हमको ये तो पता था ना, कम से कम हमें इस पे तो ना डांटो आप, है ना। तो ये जो है इसका आंसर है 18th। और एक मिनट, मैंने आपको बताया मैंने क्या कहा कि आई हैव टेकन ऑल, मैम इतना सुंदर ना आगे। ओफो भाई साहब, ये तुम्हारा जो है ना प्रेम है, इतनी ठंड में नहा के क्लास ले रही हैं आप, वो भी शाम को नहीं। ये मेरे बाल चमक रहे हैं, ये मेरे बाल चमक रहे हैं। नहा तो मैं सुबह ही ली थी, अब मैं क्या अब नहा के जो है वो लूंगी क्लास? हाँ नहीं तो नहीं नहीं, ये तो मेरे बाल चमक रहे हैं, देखो। हु पब्लिश रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री इन 1765? है ना, तो ये होगा आपका दैट इज थॉमस पर्सी। बिल्कुल सही जवाब, दैट इज 1765 में जो पब्लिश करे हैं वो किसने कराया है? थॉमस पर्सी के द्वारा पब्लिश किया गया है। चल, व्हाट इज द बेसिक मॉडर्न कलेक्शन ऑफ इंग्लिश एंड स्कॉटिश बैलेड्स? तो ये तो देखो सामने ही दिख रहा है, व्हाट इज द बेसिक मॉडर्न कलेक्शन ऑफ इंग्लिश एंड स्कॉटिश बैलेड्स, एंड दैट इज इंग्लिश
एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट्स, ये 19th सेंचुरी में आए हैं। बेसिक मॉडर्न कलेक्शन इंग्लिश एंड स्कॉटिश बैलेट्स का नाम है इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट्स एंड दैट इज सी। तो जिस तरीके का ये जो सामने क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है आपको, विच 20th सेंचुरी सिंगर इज मेंशन्ड एज अडैप्टिंग और कंपोजिंग बैलेट्स, ये वाला क्वेश्चन का भी मैं पढ़कर आपको बताऊंगी, इस वाले का भी है। भाई वाह, इतना सुंदर प्रश्न पूछने पे मैं तुम्हें ना अलग से इनाम दूंगी बाद में। ये जो है ये अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे अपनी ये भैया जो, वो तो तुम्हें मैं पहले ही करा चुकी हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करने। यार मनीषा तुम ऐसा सवाल ना पूछा करो, मुझे अच्छे से नहीं लगते ऐसा सवाल है। छोड़ दूं, बंद कर दूं, हैं बंद कर दूं? एक काम करो, नहीं नहीं एक के चक्कर में सबको क्यों करा जाए, एक काम करो आज 31 दिसंबर मनाओ तुम, ठीक है। हम सब तरीके के क्वेश्चन करते हैं, ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, आप चीज पहले भी पढ़ चुके हैं, ये नए नहीं है। ये क्या है कि पता है बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, पूरा चीज पढ़नी पड़ती है, उसमें से क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, उन क्वेश्चंस को फ्रेम करना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चंस बनते हैं। हम आपकी कोई भी चीज जो ना आपको छोड़ के नहीं कर रहे कि आपको सारी चीज कवर करवा रहे हैं, है ना, सब कुछ नहीं नहीं। मैं कोई रुक थोड़ी हूँ, एक के चक्कर में सबकी भी वो थोड़ी होगी, पढ़ेगी तो ये भी अब मुंह बंद करके पढ़ेगी। बस बात ये है, बात ये होती है कि देखो ऐसा है, अरे मैं पहले वाला बता दूं, ये वाला जो है देखो, मैं आप लोगों को एक बार एक चीज बता रही थी, क्या बता रही थी, वुडी, ये है इसमें नीचे 25वें पेज पे दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ 20th सेंचुरी फोक सिंगर्स, फोक सिंगर्स हैं 20th सेंचुरी, ये फोक सिंगर हैं, मेंशन्ड एज अडैप्टिंग और कंपोजिंग बैलेट इंक्लूडिंग वुडी गोथरी, बॉब डायलन, जॉन बेज एंड साइमन, अडेप्टेड और इवन कंपोज्ड बैलेट्स। तो इसका मतलब ये एक फोक सिंगर हैं जिनका नाम है वुडी गोथरी। तो ये जो है ये वुड, क्योंकि एक बात बताऊं आपको, क्वेश्चंस जो हैं जैसे टीजीटी 2021 में पूछे गए थे, तो उसमें से एग्जैक्टली जो है एमएच अब्राम्स में मेरी जो आपको पता है जो मेरे नोट्स हैं उनमें मैंने आपको बताया भी था कि वो भी जो बहुत सारा जो लिटरेरी टर्म्स वाला मटेरियल है वो उसमें से ही है। तो क्वेश्चंस जो हैं वो मिले जुले होते हैं, पहले मैं आपको बैलेट से करा चुकी हूं, अभी अलग तरीके से करवा रही हूं, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि हम चाहे अपनी खाल के जूते भी पहना दें, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, मदन यार टाइट है, ओहो ये तो जूता भी डांटता है यार, ये तो जूता भी डांट रहा है ना। तो ये वाला हाल मेरा भी यही हाल है, ठीक है, मेरा भी ये कि कर दूं मैं कुछ भी, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स का तो यही रहता ही है। तो भैया एक दो ऐसे रहता है, बाकी के लोग तो पढ़ते हैं, पढ़ ये भी रहे हैं। ये ऐसे फालतू के सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगी, बिल्कुल भी, बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी। मेरे से साल खत्म हो रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी उसको निकालिए, पेपर की तैयारी करिए, 18 तारीख का पेपर है आप लोगों का। फिलहाल आप इस तरीके से जो है फालतू की बात मत करिए कि ये ना निकला और वो नहीं निकला। मैं अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर रही हूँ, आपको चीजें वहां पे आपको काम करके आना है। बैलेट का प्रिंट हुए थे, बैलेट फ्लरिश नहीं, बैलेट मेडिवल एज में फ्लरिश हुए थे, और बैलेट जो है प्रिंट हुए थे 18th सेंचुरी में, 1765 में जो रेलिक्स ऑफ वो आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज अ ब्रॉड साइड बैलेट, व्हाट इज अ ब्रॉड साइड। देखिए ब्रॉड साइड बैलेट का मतलब क्या होता है कि ब्रॉड साइड में एक प्रिंटेड सीट पे, एक वन साइड पे ही केवल सिंगल शीट पे जब बैलेट को प्रिंट किया जाता है उसे ब्रॉड साइड बैलेट कहते हैं। यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में एक सिंगल शीट पर जब बैलेट को प्रिंट किया जाता है तो दैट इज नोन एज अ बैलेट प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल शीट, ठीक है। वेयर वर ब्रॉड साइड बैलेट्स टिपिकली सोल्ड, ब्रॉड साइड बैलेट्स कहां बिका करते थे, इन द स्ट्रीट्स और एट कंट्री फेयर, इंग्लैंड में सड़कों पर या क्या कहते हैं मेलों में बिका करते थे। भैया तुम इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिखोगे तो मैं कहां से पढ़ लूंगी, मुझे ये बताओ, है अब मेरी 4-5 आंखें तो है नहीं। क्या निकल गई, डोरे के झटके से निकल गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या होता है, डोरे के झटके से निकल गए मतलब, इसका क्या मतलब हुआ,
मुझे बात ही ना समझ में आई। एक मिनट जरा, ये क्या मैसेज है, जरा मैसेज देखूं क्या है ये। ही डोरे के झटके से निकल गए, मुझे समझ में ही ना आ रहा है बात क्या कही। बात नहीं समझ में आई, मैं मेरे भी डोरे के झटके से निकल गए, और ये है वो है, पता ना क्या क्या बोलते रहे बावले से। खेलने गए थे, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो शुरू करते हैं दोबारा से अपना वहां पे ही मुझे सब बात समझ में आई नहीं। तो अभी ये ना एक उस पे आ रहा है विच, ये था क्वेश्चन नंबर 22 पे थे ना हम। हाँ, व्हाट इज लिटरेरी बैलेट, व्हाट इज लिटरेरी बैलेट, अब ठीक है। अ नैरेटिव पोयम, हाँ जी, लिटरेरी बैलेट का मतलब होता है एक कहानी कहती हुई पोयम जो ट्रेडिशनल बैलेट की तरीके के को इमिटेट करके लिखी जाती है। सो द आंसर इज बी। Which romantic poet wrote the rhyme of the ancient mariner? That is C. Coleridge. That is Coleridge. How does Coleridge Ancient Mariner differ from folk ballads? That is, it is much longer. ये बहुत लंबी है। राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर काफी लंबी पोयम है और काफी जो है इसका इलेबोरेटेड यानी कि काफी लंबा जो है वो प्लॉट है। सो द आंसर इज सी। इन लिरिकल बैलेड्स हाउ डज वर्ड्सवर्थ बिगिन VR7? By introducing a narrator as an agent in first person। कहानी VR7 की जो छोटी सी बच्ची है जो अपने भाई बहनों की संख्या 7 बताती है, तो वो इंट्रोड्यूसिंग अ नैरेटर एज एन एजेंट एंड अ फर्स्ट पर्सन टेलर, ठीक है। विच जर्मन पोएट रॉट द पॉपुलर लिटरेरी बैलेड लेनो? ना तुम्हें एक ही पता तो तुमने वही बता दिया, ए है इसका जवाब। तुम्हें केवल कोथे ही पता है तो तुमने वही बता दिया, इतने होशियार बन रहे हैं। नहीं जी, इसका सही जवाब है आपका, दैट इज G.A. बर्गर। बर्गर ये है इसका सही जवाब है ए। गोथे नहीं है, गैठे नहीं है। अब एलिगरी, फेबल एंड एग्जाम्पल, 25 क्वेश्चन हुए ये। 25 questions we have completed, 25 questions of ballad and the entire ballad from M.H. Abrams has been completed। इसमें कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसलिए जो आपने पढ़ा है ऐसा नहीं है, इसमें 2-4 चीजें आपको, क्योंकि वो अलग हो जाता है ना, इसलिए, ठीक है जी। अब आपके करेक्ट है तो इसका मतलब आपको सब मैंने, भैया देखो बात ये होती है, मैं तो सब कुछ पढ़ाती हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन बात क्या होती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो होता है ना फिल्टर लगा लेते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं ना, वो लगाते हैं फिल्टर। अरे रुक जाओ, फिल्टर लगाते हैं। अब जो फिल्टर लगाते हैं ना, उसमें छन छन के आता है। कुछ के पास, कुछ को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, कुछ को कम समझ में आती है, कुछ को थोड़ी सी समझ में आती है, कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। तो वो वाली चीज होती है। अब बात ये होती है, टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, सबको अच्छे से पढ़ाते हैं, मगर अगर आप फिल्टर ना लगाओ, है ना कुछ बस, हाँ ठीक है। तो ये जो है ना, फिल्टर का मतलब ये होता है कि कई बार आपके दिमागी फिल्टर्स हो जाते हैं, कहीं दिमाग कहीं और होता है, कुछ होता है। कई बार लगता है कि क्या ये चीजें हम करें या ना करें। हम लोग कई बार जब रिदम टूटती है ना, जब बैकलॉग में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो हमें नहीं समझ में आता। तो बात वही होती है कि हम तो सबको एक सा पढ़ाते हैं, और बेटर और बेटर और बेटर करते चले जाते हैं, बट बात क्या होती है ना कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, बहुत फिल्टर लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब बात कही है पूजा ने, कि जो भी आपका लेक्चर ध्यान से सुनेगा, एक भी क्वेश्चन मिस ही नहीं कर सकता। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। और ये अभी आई है हमारे यहाँ, कुछ ही दिन हुए हैं साहिब। व्हाट्स एन एलिगरी? चलो एलिगरी बताओ। अ नैरेटिव, एलिगरी का मतलब होता है वेयर एजेंट्स एंड एक्शंस रिप्रेजेंट अ सेकंड ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी कि जहां पर जो एजेंट्स और एक्शन होते हैं, उसका सरफेस मीनिंग कुछ और होता है, और अंडरनीथ मीनिंग जो होता है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एलिगरी। उसे हम एलिगरी कहते हैं। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एलिगरी? व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एलिगरी? इसका सही जवाब है, दो मेन टाइप्स की एलिगरीज होती हैं, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल
आपने पॉलिटिकल और एंड एलिगरी ऑफ आइडियाज, देखो भाई पॉलिटिकल एलिगरी आप लोगों ने अभी पढ़ी भी है, किसको मेन टाइप हिस्टोरिकल अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, एनिमल फार्म। इसके अलावा जो स्कारलेट लेटर है एलिगरी है, और एलिगरी ऑफ आइडियाज जॉन जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एलिगरी ऑफ आइडियाज जो होती है। एनिमल फार्म एक पॉलिटिकल एलिगरी है, ठीक है, और हिस्टोरिकल है क्योंकि उसमें रशियन रेवोल्यूशन को दिखाया गया है। और जो ये एलिगरी ऑफ आइडियाज है दो यानी कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है, तो दैट इज एलिगरी ऑफ आइडियाज जिसमें वर्च्यूज एंड वाइसेस को ह्यूमन बीइंग के मतलब पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो जो आप कोई भी अगर या स्कारलेट लेटर है वो भी एक एलिगरी जो है, उसमें एक अंडरनीथ एलिगरी एलिगोरिकल मीनिंग उसमें भी चलता है। तो हाँ जी बिल्कुल। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, देखो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो है वो भी एक ये दिखाया है एलिगोरिकली, उसको समझाने की कोशिश की गई है कि ह्यूमन बीइंग्स आर बाय नेचर सेवेज, और उनको अगर उनको उनके ऊपर सोसाइटी का चेक ना हो तो वो पूरी तरीके से जो है वो सेवेज नेचर अपना दिखाते हैं, है ना। तो वो भी जो है, तो ये है आपका हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड एलिगरी ऑफ आइडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जॉन ड्राइडन ने एक एब्सलम एंड एकिटोफेल लिखी है, उसमें किंग डेविड जो दिखाया है वो कौन दिखाया है? हाँ, ओ कैप्टन माय कैप्टन भी एक एलिगरी वो जो है उसमें हाँ वो एक जो है बहुत लंबा एक्सटेंडेड मेटाफर जो है इसमें। इसमें आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये वाला पॉइंट इसमें एप्सिलम एंड एकिटोफेल, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस हम लोग वैसे ही कि कहीं कुछ पूछ लिया भाई एलिगरी से संबंधित है कुछ पूछ लिया। चार्ल्स सेकंड को दिखा, किंग चार्ल्स सेकंड। एप्सिलम एंड एकिटोफेल जॉन ड्राइडन ने लिखा। जॉन ड्राइडन से याद रखिएगा, जॉन ड्राइडन ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट, है ना, ये याद है आपको, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे। किसके रेस्टोरेशन किसके समय में हुआ था? चार्ल्स सेकंड के। तो ऑब्वियसली किसको दिखाएंगे? चार्ल्स सेकंड को। ये चीज पहले पोएट लॉरिएट बेन जॉनसन, बट ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट, है ना। तो यहां पर है। हाँ मुझे पता, मेरे होशियारों, अगर कोई एक सवाल का जवाब ना दो तो दूसरे तीन का सवाल का जवाब बिल्कुल दिया करो जो मैंने पूछे भी नहीं, बिल्कुल दिया करो 3 सवालों का जवाब जो मैंने पूछे नहीं। 1668 में थे मैडम, फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था मैडम, फिर ये हुआ था। तो अरे मैंने जो बताया वो तो है, लेकिन बात ये है कि तुम 3 सवालों के जवाब एक्स्ट्रा भी तो देते हो। व्हाट इज द सेंट्रल डिवाइस इन द एलिगरी ऑफ आइडियाज? अरे कोई बात नहीं, चलो। हाँ ये देखो नेहा भी, बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको एलिगरी ऑफ आइडियाज बताया, ये देखो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बताया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज, यानी कि जब आप वर्चूज वाइसेस को ह्यूमन बीइंग के तौर पे दिखाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एलिगरी ऑफ आइडियाज। और वो मैंने आपको एलिगरी पॉलिटिकल वो बताया और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भी बताया। जैसे एवरीमैन जो प्ले है, मोरालिटी प्ले है, उसमें भी इसी तरीके से वर्चूज एंड वाइसेस को पर्सोनिफाई करा गया है, तो इसे एलिगरी ऑफ आइडियाज कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? दैट इज बनियन। कुछ का मन इसे बनियान कहने का करेगा, और जिस तरीके का प्रोनाउंसिएशन हम लोग सुनते रहते हैं तो मन करेगा कि हम इसे जॉन बनियान कह दें, जॉन बनियान, बस आगे तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, तो जो है, लेकिन ये नहीं है, दैट्स बनियन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज कमी, अच्छा नहीं ये तो मैंने नहीं सुना, बाकी और बहुत सारे सुन रखे हैं। व्हाट आर द कैरेक्टर नेम्ड क्रिश्चियन सीक इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? यस, जो पिलग्रिम क्रिश्चियन जो है वो जो जा रहा है तो वो एक सेलेस्टियल सिटी यानी कि एक दैवीय सिटी ढूंढने के लिए जा रहा है, और इसका सही जवाब है दैट इज सी, द सेलेस्टियल सिटी, दैवीय। हाँ जी। विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टर, इनमें से कौन से कैरेक्टर से क्रिश्चियन की मुलाकात होती है? सर पैट्रिक फेथफुल, नहीं, इसका सही जवाब है, जब क्रिश्चियन जो है वो अपनी होलिस्टिक जर्नी पे जा रहा है तो उसकी जो मुलाकात होती है वो फेथफुल से होती है। अब आप ये देखो कि ये फेथफुल जो है ये एक ह्यूमन बीइंग के रूप में उसको दिखा दिया, तो एक कैरेक्टर से जिसकी मुलाकात होती है दैट इज फेथफुल। ठीक है जी। व्हाट इज एलिगोरिकल इमेजरी? व्हाट इज, हाँ नाम है ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में। व्हाट इज एली? अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन अ नॉन एलिगोरिकल वर्क। ठीक है,
इसका एलिगोरिकल इमेजरी को थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूंगी, क्योंकि जवाब तो दे दिया है, मगर फिर भी दिमाग में हमारे कुछ बच्चों के आ रहा होगा कि अगर हमें ये बता दिया जाता तो हमें बहुत अच्छा लगता, मजा आ जाता। फेथफुल इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर। अभी वो पूजा बताएगी क्या है पूजा? पर्सोनिफिकेशन का ग्रीक वर्ड बता दे। देखो, एलिगोरिकल इमेजरी का मतलब होता है, सुनिए सबसे पहले, ये देखो आ गया, देखो कितने सारे लोगों ने बता दिया है ना। अभी मैं भी बता दूंगी, पहले ये सुन लो। एक मिनट, एक के बाद एक क्वेश्चन इतने फेंक के क्यों मार रहे हो मुझे, पहले ये तो सुन लो। एलिगोरिकल इमेजरी जो होती है, इसमें कॉन्क्रीट इमेजेस, कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सेटिंग्स जो होते हैं, कॉन्क्रीट इमेजेस यानी कि जो मूर्त इमेजेस होती हैं, मूर्त कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है मॉरल क्वालिटीज के रूप में, और इसको जैसे यहाँ पर है, जैसे हम यहाँ पर देखें, क्रिश्चियन जो है वो दिखाया जा रहा है, उसको क्रिश्चियन को दिखाया जा रहा है ह्यूमन सोल के रूप में, एलिगोरिकल मीनिंग है ह्यूमन सोल के रूप में। सेलेस्टियल सिटी को दिखाया जा रहा है सेल्वेशन या हेवन के रूप में, एलिगोरिकल मीनिंग है। ऐसे ही स्पेंसर का जो है फेरी क्वीन में ऊना को जो है ट्रुथ के रूप में दिखाया गया। अब यहाँ पर a brief allegorical action of personification in a non allegorical work। अब ये जो नॉन एलिगोरिकल वर्क में देखो, इसका एग्जांपल मैं आपको जो है ये वाला एग्जांपल और देती हूँ आप लोगों को। पहले मैंने ये बताया कि भाई एलिगोरिकल वो होता क्या है। तो मिनट का समय दो। देखो, इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ये इसी बुक में से ही बता रही हूं। देखो, जो वर्क्स नॉन एलिगोरिकल होते हैं, वर्क्स दैट आर प्राइमरली नॉन एलिगोरिकल मे इंट्रोड्यूस एलिगोरिकल इमेजरी। कैसे? द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज हु परफॉर्म अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन। कैसे? देखो, इसमें जैसे मिल्टन की जो पोएम्स हैं अलीग्रो एंड पेंसिलोसो, इसमें जो ओपनिंग लाइंस हैं, इसमें जो है ये नॉन एलिगोरिकल है, मगर इसमें एलिगोरिकल इमेजेस जो हैं वो दी गई हैं। जैसे इसमें जो है देखो, नॉन इसमें इस नॉन एलिगोरिकल एलिगरी इमेजेस का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए किसी चीज में एक एलिगोरिकल इमेज को हम लोग रखते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं, पूरा वर्क एलिगोरिकल नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए हम उसमें जो है एलिगरी को, कुछ एलिगोरिकल कैरेक्टर्स जो है रखते हैं। जैसे इसमें आपका बताया मिल्टन का जो है अलीग्रो एंड पेंसिलोसो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉन्ड्रेट का वर्क है, उसमें डार्कनेस जो है ना वो, ये नॉन एलिगोरिकल वर्क है, मगर इसमें डार्कनेस को साइकोलॉजिकल इविल के रूप में दिखाया गया। इसी तरीके से गोल्डिंग के लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के बारे में, हालांकि ये तो एक एलिगोरिकल वर्क ही है, लेकिन जैसे इसमें कॉच को दिखाया, आपको सबको याद होगा कि जब वो पहले, सबसे पहले जब वो मिलता है, शंख मिलता है, तो शंख जो है वो किसका सिंबल के रूप में दिखाया जाता है? ऑर्डर के रूप में दिखाया जाता है। तो कई बार नॉन एलिगोरिकल वर्क्स में जब हम कोई एक इमेज को रखते हैं एक एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए कि ये सरफेस मीनिंग इज डिफरेंट एंड द अंडरलाइन मीनिंग इज डिफरेंट, दैट इज नोन एज एलिगोरिकल इमेजरी। एलिगोरिकल इमेजरी का यही मतलब मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए जब हम किसी चीज को रखते हैं और प्रस्तुत करता है कि उसका सिंबॉलिक मीनिंग डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं। तो यहां पर इसका आंसर है दैट इज ए, वो ऑर्डर को बताता है, जो शंख है ना वो ऑर्डर को बताता है। तो अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन इन अ नॉन एलिगोरिकल वर्क, तो ए है इसका आंसर। सो द आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
In Milton's Paradise Lost, who is represented allegorically as the son of Saturn and Sin? Saturn and Sin का सन कौन दिखाया जाता है? डेथ. Saturn और Sin का जो बेटा दिखाया जाता है वो मृत्यु दिखाया जाता है. ठीक है. Which 16th century work is a moral and religious allegory in a prose narrative? Which 16th century work is a moral and religious allegory? And that is The Pilgrim's Progress or The Fairy Queen or Everyman. और तो सोच लो, फिर सोच लो. In a prose narrative, 16th century का वर्क. वैसे तो फेरी क्वीन तो एक एपिक है, पोयम है. और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कब आई थी? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कब आई थी? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियन की है. दैट इज इन 17th सेंचुरी. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आई थी 17th सेंचुरी में. तो कौन सा बच्चा? गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो एक अलग एलिगोरिकल वर्क हो जाता है, वो उसके बाद की सेंचुरी में आया. तो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से अलग ही पूछा जा रहा है ना. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 16-17 सेंचुरी है, तो कौन सा बच्चा? एवरीमैन. और ये क्या है आपका? देखा, ये क्वेश्चन इस तरीके से कंफ्यूज भी कर देते हैं. फेरी क्वीन आपका एपिक है, ठीक है, मिनी एपिक ही चाहे. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो आपका ये 17th सेंचुरी का है, ये प्रोज है. एवरीमैन ये भी आपका प्रोज है और ये भी प्रोज है, लेकिन ये 17th का है, ये 18th का है. तो कौन सा बच्चा 16th सेंचुरी का? एवरीमैन. हाँ जी, ठीक है. तो ये हुआ आपका सी. क्वेश्चन नंबर, what is the genre of Everyman? That is a morality play. मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले, चर्च से शुरू हुए प्लेज, और ये मोरालिटी प्ले है, ये जो कि बहुत ही फेमस थे उस समय. स्पेंसर का फेरी क्वीन विच फ्यूजेस विच टाइप ऑफ एलिगरी? स्पेंसर का फेरी क्वीन जो है भाई, ग्लोरियाना, वो क्या बताता है? मॉरल रिलीजन. उनका मानना ही ये था कि भाई टू फैशन अ जेंटलमैन, कि भाई उसमें उन्हें, उनका तरीका यही था कि कैसे बिहेव करना है. उन्होंने वर्चूज को ह्यूमन बीइंग पर्सोनिफाई करा था. मॉरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल. व्हाट डज द वॉयस टू लापुटा इन गुलिवर्स ट्रैवल एलिगराइज? गुलिवर्स ट्रैवल जो कि एक बहुत ही फेमस जो है, ये पॉलिटिकल एलिगरी है. दैट्स अ पॉलिटिकल एलिगरी. और ये क्या बताती है? ये पॉलिटिकल एलिगरी है और ये बताती है आपका दैट इज फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक पेडेंट्री. तो लापुटा में जब वो जाता है तो फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक पेडेंट्री जो है वो बताता है. तो दैट इज ये गुलिवर्स ट्रैवल का जो स्विफ्ट के द्वारा लिखा हुआ है, और ये पॉलिटिकल एलिगरी है. इन विच पीरियड? ये इसका आंसर जो है आपका बी है. 38 का बी है. ये नहीं बताया तो यही आ जाएगा. ये क्यों ना बताया आपने? 38 का बी है. 39. In which period was sustained allegory a favorite form? Sustained allegory. तो sustained allegory भी समझ लेते हैं क्या होता है ये sustained allegory, और इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या होता है. इसका सही आंसर है that is, क्या होता है sustained? In which period was sustained है? मैम ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था. क्या क्या लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कब लिखी थी? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. अबे भैया, फिर कौन सा कह रही है? जंगल बुक. गुलिवर स्विफ्ट. सस्टेन्ड एलिगरी के पहले मीनिंग समझ ले. सस्टेन्ड एलिगरी का मतलब होता है कि एक ऐसी एलिगरी जिसमें पूरा वर्क, उसके कैरेक्टर्स, उसकी सेटिंग, उसका एक्शन, उसकी इमेजरी, सब कुछ सिंबॉलिकल होते हैं, और वो मीनिंग, सरफेस मीनिंग एंड डिफरेंट, और उसका अंडरलाइंग मीनिंग डिफरेंट होता है. उसे सस्टेन्ड एलिगरी कहते हैं. यानी कि पूरी की पूरा जो वर्क होता है वो एलिगोरिकली चलता है. हमें पढ़ के पता चलता है कि सरफेस मीनिंग बिल्कुल अलग है और जो इसका अंडरलाइंग मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है. तो इसे सस्टेन्ड एलिगरी कहा है. और ये रोमांटिक पीरियड, नियो क्लासिकल या 20th सेंचुरी में नहीं है. ये मध्यकालीन युग में थे, ये मिडल एज में थे, ये मिडल एजेस में. ये जो, हालांकि ये कुछ एक वर्क जैसे मॉडर्न एज में आ गए, वो आ गए, लेकिन सस्टेन्ड एलिगरी का जो फेवरेट पीरियड था
वो जो था फेवरेट फॉर्म थी ये मिडिल मध्यकालीन युग में सस्टेन्ड एलिगरी, जिसमें बेसिकली मध्यकालीन युग में लोगों को बताने के लिए, देखो इसका जो है देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, सस्टेन्ड एलिगरी वॉज अ फेवरेट फॉर्म, sustained allegory was a favorite form in the Middle Ages when it produced masterpieces, especially in the verse narrative mode of the dream vision, in which the narrator, सुन लो, अगर सुनोगे तो ध्यान से भी समझ में आ जाएगा, in which the narrator falls asleep and experiences an allegorical dream. This mode includes in the 14th century, चाहे जैसे दाते का डिवाइन कॉमेडी हो, फ्रेंच में रोमन डी ला रोजेज हो, चौसर का हाउस ऑफ फेम हो, या विलियम लैंगलैंड का पियर्स प्लोमैन हो। तो सस्टेन्ड एलिगरी का मतलब होता है मध्यकालीन युग में, यानी कि 14th-15th सेंचुरी में ये एक बहुत ही फेमस फॉर्म थी। क्यों थी? इसमें क्या था कि जो व्यक्ति जो है वो नरेटर सो जाता था, उसे सपना आता था और सपने में जो वो चीज देखता था उसको जो है वो लिखा करता था पोएम्स में। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दांते की डिवाइन कॉमेडी। हाँ जी, हाँ भैया बता चुकी हूं मैं, ये जो है दांते का वो बात होती है ना, थोड़ा सा ठंड बहुत हो रही है ना तो कोहरा जम गया है, मुझे तो यहां तक दिख रहा है कोहरा। वो दांते की डिवाइन कॉमेडी, रोमन डी ला रोजेस, हाउस ऑफ फेम, हमारी पहली क्लास एलिगरी की थी और उसमें सब बताया मैंने। विलियम लैंगलैंड का पियर्स प्लो मैम, है ना, तो ये है पियर्स, ये सस्टेन्ड एलिगरी हालांकि सब में चलता है सारे पीरियड्स में, लेकिन मध्यकालीन युग जो है उसमें सबसे ज्यादा यूज किया गया मध्यकालीन युग में है ना। मध्यकालीन युग में ये फेवरेट फॉर्म थी, चाहे चौसर ने लिखा है, दांते ने लिखा है, पियर्स प्लोमैन जो है तो विलियम लैंगलैंड का है। तो ये मतलब आते रहे, जैसे हार्डी का डायनेस्ट है, इसके अलावा मतलब इसको और भी समझ लो, ये 19th सेंचुरी में भी यूज हुआ है, 19th सेंचुरी में भी हुआ है। जैसे गोथे ने फॉस्ट लिखा है पार्ट सेकंड, शैले का प्रोमेथ्यूज अनबाउंड है, हार्डी का डायनेस्ट है, इसमें भी सस्टेन्ड एलिगरी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेवरेट फॉर्म थी ये किसमें थी? दैट वाज इन मिडिल एजेस। हाँ, दैट इज रियल तो कोई सी भी नहीं होती। एक बात बताओ, अगर किसी चीज को आप सीधा ना कह के सिंबॉलिकली कह रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज का, ये सस्टेन्ड एलिगरी। अब एक बात बताओ, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस सस्टेन्ड एलिगरी है, फेरी क्वीन सस्टेन्ड एलिगरी है, एनिमल फार्म सस्टेन्ड एलिगरी है। ये सब जिसमें थ्रू आउट जो है वो आपके पूरी सिर्फ एलिगोरिकली ही चीजें चलती हैं, वो सस्टेन्ड एलिगरी होती है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पार्टली है, पूरी तरीके से सस्टेन्ड एलिगरी नहीं है, पार्टली है। बैटल ऑफ बुक्स सस्टेन्ड एलिगरी है, ठीक है। तो ये है आपका, दैट इज मिडिल एजेस। सस्टेन का मतलब होता है पूरा कैरेक्टर, हर चीज, आपको कैरेक्टर हो, चाहे जो कैरेक्टर्स हो या जो जगह है या मीनिंग्स हैं, व्हाटएवर भी सिचुएशन है, एवरीथिंग इज सिंबॉलिक, देयर इज सम डिफरेंट मीनिंग टू इट। तो वो क्या है? सस्टेन्ड एलिगरी। और फेवरेट फॉर्म दैट। और मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको ये चीज क्यों करवा रही हूं, व्हाई एम आई डूइंग दिस, क्यों करवा रही हूं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड किताब है, इस किताब को क्वेश्चन नहीं करा जा सकता, ठीक है। अगर इन क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ये इनमें से आते हैं तो आप, और गलत होते हैं जवाब, तो आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना, आप चैलेंज कर सकते हैं उसे। अब ये देखो वही क्वेश्चन जो मैं भी बता रही थी, व्हाट इज अ ड्रीम विजन? व्हाट इज अ ड्रीम विजन? A mode where the narrator falls asleep and experiences an allegorical dream. A mode where the narrator falls asleep and experiences an allegorical dream. जैसे ताते का डिवाइन कॉमेडी है ना, और विलियम लैंग पियर्स द प्लोमैन, ये कि नैरेटर फॉल्स असलीप। और अभी थोड़ी देर पहले क्या कहते हैं, ये बढ़िया है, सो जाओ और उसके बाद सपने देखो और लिख लो। तो बेटा दिमाग में चीजें आनी भी तो चाहिए ना, है ना। और ये तब आती है जब आप जो है आपको नौकरी की चिंता ना हो, हमारा पेपर 18 तारीख को ये ना हो। विच ऑफ दीज वर्क्स इज अ ड्रीम विजन? अभी आ गया, दांतेस डिवाइन कॉमेडी, दैट इज सी, दांतेस डिवाइन कॉमेडी, ठीक। What happened to the value of allegory in the 20th century? What happened to the value of allegory?
इट वॉज ऑन द होल डिवैल्यूड बट लेटर री इन्वेस्टेड विद वैल्यू। 20th सेंचुरी में एलिगरी की वैल्यू खत्म हो गई, लेकिन बाद में दोबारा से जो है एलिगरी दोबारा से लिखी गई। ठीक है, तो इट वॉज ऑन द होल डिवैल्यूड। ठीक। व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ फेबल? व्हाट इज अनदर नेम? अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आया, ये याद करो, ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन 2021, है ना? ये 21 में पूछा गया था, और ये यूपीटीजीटी में। एंड ये इस क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये इसी में से ही है, ये इसी किताब में से लिया गया, स्टैंडर्ड बुक है, एप्लॉग। अनदर नेम फॉर फेबल इज एप्लॉग, एंड दैट हैज बीन मेंशन्ड, उसको ब्लैक कर रखा उसमें। ठीक है। What is a fable? A short narrative that fable का मतलब होता है एक नैतिक कहानी जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मॉरल थीसिस जो है वो दी जाती है, तो that is known as fable. A short narrative that exemplifies an abstract moral thesis. What is a beast fable? जहां पर a fable where animals talk and act like the human, जहां पर जो है एनिमल्स ह्यूमन बीइंग की तरह बात करते हैं, जैसे जो लालची कौवा, नहीं लालची कुत्ता था ना, ग्रीडी डॉग, और हाँ अंगूर खट्टे हैं वो वाला। अरे वो तो आई गया, क्वेश्चन ही आ गया। द एक्सप्रेशन सार ग्रेप्स derives from which literary form? The expression sour grapes, and that is the beast fable. Oh, अंगूर खट्टे हैं, जैसे कि हमने नहीं पढ़ना, हाँ इनसे ज्यादा अच्छा तो हम पढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये है पढ़ा, इनसे ज्यादा अच्छा तो हम पढ़ा ले डियर, हम ज्यादा अच्छे पढ़ा लेते हैं, ये रोज यूं ही नहीं यूट्यूब पर लोग आके पढ़ा रहे हैं, इनसे अच्छा तो हम ही पढ़ा लेते हैं, आ गए पढ़ाने के लिए, कुछ आवे ना जावे। ठीक है ना, तो ये है, दैट इज द बीस्ट फेबल। ठीक। सार ग्रेप्स। पेपर टफ नहीं ना, पेपर तो आसान था, मैडम ने हमें टफ पढ़ाया। पेपर तो बहुत आसान था बहिन, मैडम ने टफ पढ़ा दिया, तो हम आसान क्वेश्चन कर ना पावे। चलो, टू whom are fables in western cultures most frequently attributed? That is Aesop. Aesop को जो है Aesop ने लिखे हैं, और ये जो है इनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा ये कौन थे। Whom are fables in western culture most frequently attributed? That is Aesop. और Aesop कौन थे? Who was Aesop? A Greek slave of the 6th century BC. ये एक ग्रीक स्लेव थे, 6th सेंचुरी के ग्रीक स्लेव थे। He was a Greek slave of the 6th century BC. भावलो वाली बात। Which French writer wrote a set, हाँ ऐसा वही वाली केव वाला, which French writer wrote a set of witty fables in the words in the 17th century? तो इसमें से देख लो फ्रेंच राइटर हैं कौन से, and that is A, that is John de La Fontaine। ठीक। What is the title of Chaucer's Beast Fable, जिसमें वो शॉन्टेक्लेयर वाली कहानी है, वो रूस्टर वाली? कुछ नहीं बता रही मैं इनके बारे में, कोई इनके बारे में जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन के बारे में जानना बहुत जरूरी हो। एक कहानी है चौसर की बीस्ट फेबल है, जिसमें रूस्टर वाली कहानी है। एक शॉन्टेक्लियर नाम का एक रूस्टर होता है, वो अपने आप को बहुत होशियार मानता है, और एक जो वो है उसके एक क्या कहते हैं उसको, कैट जो है वो, कैट नहीं लोमड़ी, या लोमड़ी जो होती है वो उसके पीछे जो है पड़ी होती है, तो उसे कहते हैं ओहो आप कितने सुंदर हैं, और ये है, तो वो नन्स प्रीस्ट टेल है। तो मैं उसके बारे में अब आपको क्या बताऊं, ये तो खैर आपके कोर्स में भी नहीं है, मगर चूंकि बात ये होती है एक चीज दे दो और लोगों से सब कुछ पूछ लो। हाँ, एक रूस्टर होता है, तो ये चौसर की है, ये बीस्ट फेबल है, और इसमें ना एक शॉन्टेक्लियर नाम का एक रूस्टर है। रूस्टर मतलब होता है ये क्या कहते हैं उसको, मुर्गा। और वो जो है वो उसको ना वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बेसिकली वो अपने आप को बहुत होशियार, इसके बारे में थोड़ा सुन लो इसके, वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। और वो जो है ना उसका एक, और वो जो उसकी जो कमजोरी है, वो जो सभी लोग मोस्टली लोगों की कमजोरी होती है, चापलूसी, चापलूसी।
वो ही उसकी कमजोरी है। तो वो जो है ना, वो अपने आप को बहुत, वो अपने आप को ही समझता है, ओह मेरे से ज्यादा होशियार तो कोई दुनिया में नहीं है, मैं ही सबसे होशियार हूँ, मैं ही सबसे ये हूँ। उससे होता ये है कि वो फॉक्स जो है वो उसको उसकी तारीफ करता है, फिर उसको पकड़ लेता है, लेकिन एन मोमेंट पे उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई फ्लैटरी से और वो मुझे अपने दिमाग लगा के ही करना होगा। तो फिर वो फॉक्स के मुंह से बुलवा देता है, और फॉक्स जैसे ही मुंह खोलता है बस वो निकल जाता है, फिर उसके बाद ऊपर उठ के बैठ जाता है। तो हाँ, हाँ ये कहानी सुनाई है ना मैंने ये वाली। हाँ, तो ये जो है ना, ये बताता है कि रीजन वर्सेस एक्सपीरियंस बताता है, और इसके अलावा ये बताता है प्राइड लीड्स टू डाउनफॉल, कि अगर प्राइड लीड्स टू डाउनफॉल, कि कहते हैं ना घमंड तो जो है रावण का भी नहीं रहा था, वैसे इसमें तो प्राइड लीड्स टू डाउनफॉल, ये इसमें कहा गया है। तो दैट इज नॉन्स प्रीस्ट टेल, ये बीस्ट फेबल है, दैट्स अ बीस्ट फेबल। ठीक। व्हाट इज अ ट्रिक्स्टर कैरेक्टर? व्हाट इज अ ट्रिक्स्टर कैरेक्टर? ट्रिक्स्टर या धोखेबाज किसे कहते हैं? जो कि झूठ बोल बोल के जो है, अ कैरेक्टर हु यूजेस विलिंगनेस एंड गिफ्ट ऑफ गैब टू अचीव एंड्स। जैसे 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 आप हमारे साथ, हमारे इधर के उसके इसमें ये जो है कौन से होते हो, नेटवर्क मार्केटिंग, ये जुड़िया वो जुड़िया इसमें जुड़िया, और गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी खरीदिए, है ना। ये इतनी ज्यादा कमाते हैं कि बैंक वाले परेशान हो जाते हैं कि यार इतना पैसा जो है वो बैंक में जमा हो रहा है, बैंक से निकल नहीं पा रहा है। तो वो है ना, फिर लोग बेचारे जुड़ जाते हैं। मेरा पहला चेक आया 200 रुपए का, और उसके बाद सीधा 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का चेक आया। तो भैया ये वो होते हैं, लोगों को फंसाने वाला होता है। इतना इजी मनी कमाना होता, एक बार जो लोग यूट्यूब और उससे भी जो लाखों में और उसमें कमाते हैं, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपर जो है पूरा दिन जाता है उनका, तब कहीं जाके। इतना आसान नहीं होता है कि केवल जो है थोड़ा बहुत काम करा और का पैसा कमा लिया, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये है अ कैरेक्टर हु यूजेस विलीनेस एंड गिफ्ट ऑफ गैप टू अचीव एंड, है ना। हाँ चलो बट्टू। Which 20th century work expanded the beast fable into a satire on Russian totalitarianism? अब ये आपको सबको पता है, beast fable को रशियन टोटलिटेरियनिज्म पे जिसने कहा है, दैट इज एनिमल फार्म, और जिसमें पूरी तरीके से रशियन रेवोल्यूशन और ये एक आपका सस्टेन्ड एलिगरी है। व्हाट इज अ पैराबल? पैराबल क्या होता है? पैराबल होता है एक छोटी सी कहानी ह्यूमन बींग्स को बताई जाती है, उपदेश उसके मतलब एग्जाम्पलम के रूप में नहीं, एक छोटी सी नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी, लेकिन जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जानवर नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं पेट्स बी। मॉरल स्टोरीज, बिल्कुल सही। Whose favorite device as a teacher was the parable? That's Jesus. जीसस फेवरेट डिवाइस, जीसस की फेवरेट डिवाइस थी पैराबल, और द पैराबल वाज वन ऑफ जीसस फेवरेट डिवाइस एज अ टीचर। जीसस की थी। जीसस जो है, हाँ ये तो हाँ सही बात है। तो पैराबल जो है वो जीसस एज अ, जब जीसस शेफर्ड के रूप में जब लोगों को एक बात सोचो ना, आप सुनिए कि अगर जीसस जो है लोगों, आप एक बात बताओ, अगर किसी को कोई आप प्रवचन दोगे तो लोग थोड़ी ना सुन लेंगे, लेकिन अगर आप उसको चीज में कहानी के तौर पे कहते हो तो लोग सुनते भी हैं, उसको मानते भी हैं। केवल और केवल प्रवचन दिए जा रहे हो। तो जीसस जो है जब वो लोगों को बताते थे, उनके बीच में बैठते थे उनको, तो वो एज अ टीचर उनको पैराबल के, नैतिक शिक्षाओं के, नैतिक कहानियों के माध्यम से, हम बच्चों को भी जब कुछ चीज सिखाते हैं तो नैतिक कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं। ठीक है। मुझे क्यों याद किया जा रहा था? ओए होए, बड़े देर बाद यूं कह रहे थे मैडम आज आपको जड्डा लग गया। तो मैंने कहा अभी वीर आएगा तो कहेगा, इसलिए याद कर रहे थे। चलो इसका आंसर बी था। ठीक है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराबल फ्रॉम द बाइबल? द बैलेड ऑफ बॉनी एंड क्लाइडी, सर पैट्रिक स्पेंस, एब्सलम एंड एकेटोफेल, द गुड समैरिटन। इसका है डी, द गुड समैरिटन। ये बाइबल में से है, और आप लोगों को पता है, जिन अभी आप लोगों को पता भी होगा, है ना। एक आपको याद होगा, याद क्या, अभी देखो क्रिसमस से पहले जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं, इनमें आप याद करो कि याद करो कि क्या, जैसा मेरे बच्चे के स्कूल में भी वो अनाथालय वगैरह में देने के लिए चीजें मंगवाते हैं, है ना।
जैसे जो है वो इसमें कि तेल है, साबुन है, ये सब जो है वो मँगवाते हैं कि बच्चों को मतलब जो ऑर्फनेज वगैरह में देने के लिए। तो ये बाइबल में से कि गुड समैरिटन की कहानी है कि भई जो बाइबल, ये तो मैं तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। ये गुड समैरिटन की जो ये पैराबल है कि मतलब आपको अपने के हिस्से में से कितना जो है वो दान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, दैट इज़ द स्टोरी द गुड समैरिटन। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक नहीं, नहीं, कॉन्फिडेंस तो आपका गिरने वाला तो मैंने कोई काम नहीं करा, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ा ही रखी हैं। कुछ ही तो नए होते हैं, वो तो होते ही हैं, हर बार होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि एक सी चीज़ चली जा रही है। और ये कहानी इस तरीके से है, ये बाइबल की कहानी है, मैं आपको बाइब ये बता भी देती हूँ, अच्छा वो चल रहा है ना? अभी देखो, एक आदमी जो है वो यरूशलेम से जो है जेरिको जा रहा था, जहाँ पर उस पे रॉबर्स ने हमला कर दिया। उन्होंने उसे पीटा, उसके जो है उसको बिल्कुल नग्न हालत में, उसको अधमरी हालत में रोड पे छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक प्रीस्ट वहां से गुजरे, उन्होंने उसे देखा मगर उसे इग्नोर कर दिया। उसके बाद एक और व्यक्ति जो है गुजरा, उसने भी इग्नोर कर दिया। तभी एक समैरिटन जो है वो वहां से गुजरा। हालांकि जो समैरिटन्स होते हैं इनको ज्यूज के द्वारा नापसंद किया जाता है, लेकिन वो उसको देखकर जो है वो बहुत ज्यादा उसको दया आई, और उसने क्या करा कि उसने उस वुंडेड सोल्जर, वो जो ट्रैवलर था, उसके घाव साफ करे और उसको जो है कब उसमें पट्टी बांधी, और और वो उसको उसकी देखभाल करी। अगले दिन उसने समैरिटन ने उसको 2 सिक्के भी दिए। उसने कहा कि 2 सिक्के इनकीपर को दिए, सराय वाले को दिए, कहा कि इस व्यक्ति का, घायल व्यक्ति का इलाज जो है करवा देना, इसको अच्छे से रखना। तो और उसने कहा कि अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो आप जो है इसकी इसकी अच्छी देखभाल करना और मुझे बुला लेना। तो जीसस ने ये कहानी जो है, जीसस सुना रहे हैं कहानी बाइबल में, जीसस ये कहानी जो है वो इस बात पे एंड करते हैं कि अ, कि जीसस ने पूछा कि मतलब लोगों को कहानी सुनाने के बाद पूछा कि ये बताओ कि ये जो घायल व्यक्ति था, उसका नेबर कौन बना, उसका साथी कौन था? तो सभी लोगों ने कहा कि भई उसका इमीडिएट जो साथी था वो व्यक्ति था जिसने उसके ऊपर दया करी। तो जीसस ने फिर कहा कि ऐसा ही करो, कि केवल कहने-कहने से मत करो, करके दिखाओ। क्योंकि ईश्वर को जब करते हो वो चीज़ दिखती है, केवल केवल बोलने-बोलने से कुछ नहीं होता है। बी अ गुड समैरिटन, ये कहानी है, तो मैंने भी तुमको सुना दी है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुना दी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बीच में जो कुछ ना कुछ सुनाती ही रहूँ मैं भी, बावली सी, है नहीं? देखो, देखिए अब यहाँ पर इसको समझिए कि हाँ, आपने जो ये पूछा समैरिटन जो पूछा, तो अब ये बाइबल से चूँकि लिया गया, तो एनीवन हू इज़ काइंड एंड कंपैशनेट दैट इज़ नोन एज़ समैरिटन। और तो समैरिटन का मतलब ही होता है, ये गुड समैरिटन का मतलब ही होता है कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है। ये ये हर एक धर्म में होता है कि आपको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा ज़रूर जो है दान करना चाहिए। अपना पिछला भी याद करके देखो कि जब हम छोटे थे, एक बात बताओ, हमारे घरों में जब हम छोटे थे, और वो आदतें हम में भी आई हैं कि हमारे घरों में सबसे पहले कुत्ते की, गाय की रोटी नहीं निकलवाई जाती थी। जो घर में काम करने वाले होते थे, उनको पहले खाना नहीं खिलाया जाता था, है ना? वो आदत हम लोगों में भी है कि खाना जो है, हमारे नाना जी हमेशा कहते थे, जो तुम्हारे घर में काम करने वाले हैं, उन्हें खाना पहले खिलाना चाहिए। वही आदत हम लोगों में भी आई है। जो जैसा तुम खा रहे हो, वैसे उनको दो।
जिससे कि वो ये वाली बात है, ये करते हैं ना, तो डोनेट कर। और इसके अलावा पहले के समय में वो एक बात बताओ, ये जो एकादशी होती है और इसमें जो दान किए जाते हैं, क्यों करे जाते हैं? हर धर्म में इसलिए ही तो करते हैं दान। जो भी कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हम उसमें जो निकालते हैं, चाहे वो हमारा बसंत पंचमी हो, चाहे हमारा जो है ये जो मकर संक्रांति हो, सब पे निकालते हैं, तो हर धर्म में होता है। हाँ, मावस पूर्णिमा हो, कोई भी। तो चलो, गुड समैरिटन हो तुम सारे के सारे। अब एग्जांपल ले लो, 56 क्वेश्चन ले लो। ग्रहण पे दान करते हैं, व्हाट इज एन एग्जाम्पलम? तो इसका आंसर आपका ये हो गया था, द गुड समैरिटन मैंने इसको दे दी थी। व्हाट इज एग्जाम्पलम होता है जो कि उपदेश दिया जाता है। अ स्टोरी टोल्ड एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ जनरल थीम इन रिलीजियस, एक उपदेश के रूप में दिया जाता है, और जो है उसको बोलते हैं उपदेश के रूप में। ऐसा नहीं गौरव जी मेरा पति बहुत डिस्प्रेशन में चले गए हैं, वो वाला एग्जाम्पलम नहीं कह रही हूं मैं। एग्जाम्पलम मतलब रियल उपदेश के उसमें जो है वो वो उसको बोलते हैं, है ना। क्या किस में चले गए हैं तुम्हारे पति? डिस्प्रेशन में चले गए हैं, तो बहुत डिस्प्रेशन में चले गए हैं, तो वो वाला जो नहीं, वाकई में जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ जनरल थीम इन रिलीजियस, डिप्रेशन ये मैंने वो देखा था, ठीक है। तो दैट इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, इन चॉसर्स पार्टनर्स टेल व्हाट इज द थीम ऑफ द एग्जाम्पलम? ये एग्जाम्पलम है, और एग्जाम्पलम अभी आपको बताया उपदेश के माध्यम से बताया जाता है, तो इसका बताइए क्या होना चाहिए? एंड दैट इज ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल। दैट इज ग्रीड। इसमें वो पैसे का, कि पैसा जो है, लालच जो होता है बुरी बला है। व्हाट आर प्रोवर्ब्स? शॉर्ट pithy statements of widely accepted truths about everyday life. Short pithy statements accepted जो है widely accepted truths about everyday life. सही जवाब। Question number 59. Which of these is an example of a proverb? इसमें से कौन सा proverb का example है? A stitch in time saves nine. नहीं, सही समय पे किया गया काम जो होता है ना, वो बाकी कुछ चीजें बिगड़ने से बचा लेता है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये प्रोवर्ब है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसका मतलब ये है समय पे लगाया हुआ टांका अगले 9 टांकों को बचा लेता है, यानी कि समय पे किया हुआ काम बाकी 9 कामों को बिगड़ने से बचा लेता है। तो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। चलो, व्हाट इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ एन ओड? A long lyric poem that is serious in subject and elevated in style. Serious in subject and elevated in style, that is known as lyric. उसे lyric कहा जाता है, बिल्कुल सही। Who established the prototype? या proto का मतलब होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल जो है वो ओड के लिए किसने करा था? ओड के लिए, एंड दैट इज डी। भैया ओड का ओरिजिनल जो है ना, पिंडार ने करा था, पिंडारिक ओड्स। डी, ठीक है, पढ़ाते हुए 10 बार बताई होंगी। ये पिंडारिक ओड्स जो होते हैं, एंकोमियम ओड्स होते हैं, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड वाले। What are the 3 parts of a pindaric odes complex stanza? Strophe, antistrophe and epode. Strophe, antistrophe and epode. During which part of the pindaric ode did the chorus stand still? किसमें सीधी खड़ी हो जाती थी? Epode. That is epode. What is the regular of pindaric ode in English? A close imitation of Pindaric form with matching stanza pattern. इंग्लैंड में पिंडार के स्टेंजास को मैच करा जाए उसे कहा जाता है, दैट इज अ क्लोज imitation of Pindar's form with matching stanza forms. Who introduced the regular ode into England in 1629? 1629 में रेगुलर ओड कौन लेकर आया था? रेगुलर इरेगुलर काउलियन ओड, यस 1629 आ रहा है, बेन जॉनसन। इट वाज बेन जॉनसन। 1629 बेन जॉनसन है, ये इनका है बेन जॉनसन, ठीक है। व्हाट इज एन इरेगुलर ओड? हाँ, इरेगुलर एन ओड दैट डिसरिगार्ड्स द रिकरेंट स्टेंजाइक पैटर्न इन, जो स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और ईपोड की तरह नहीं होता है, उसे कहते हैं इरेगुलर ओड, जैसे जिसे काउले ने करा था, काउलियन ओड भी कहते हैं जिसे। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द इरेगुलर ओड? एंड दैट इज काउलियन ओड। तो ये जो है आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आते थे, उन प्रश्नों का जवाब मैंने इस पे दे दिया है कि क्या होते हैं
ये यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोग ओड का प्रोनाउंसिएशन, मैंने ओडी भी सुना है भाई साहब, बस क्या ही कहूं मैं, है ना, आपने भी सुना है, सुना ओडी, मैं नहीं बोल रही, पागल वाले। देखो क्या बताना था, देखिए जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूं। ये था रेगुलर और पिंडारिक ओड इन इंग्लिश द क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार्स फॉर्म with all the strophes and antistrophs written in one stanza pattern and all the epodes in another, ये पहली बात है। और दूसरा है दिस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय बेन जॉनसन्स ओड, बेन जॉनसन के ओड का नाम भी मैं बता देती हूँ आपको, जिस ओड से उन्होंने ये पिंडारिक ओड को या रेगुलर ओड को लेकर आए थे, ये नोट कर लेना, ये है टू द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप, अब कितना लंबा ओड का नाम है यार, फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर लूशियस कैरी, मेरा तो बोर्ड खत्म हो गया यहां तक, एंड सर एच मॉरिसन, ये है बेन जॉनसन के ओड का नाम। नहीं है भैया, ये तो मैंने बनाए हैं, इस किताब में से बनाए हैं मैंने, अरे लिख लो, फालतू की बात पूछते रहेंगे। The typical construction can be conveniently studied in this poem or in Thomas Gray's The Progress of Poesy. Progress of Poesy भी पिंडारिक ओड का ही एग्जाम्पल है ना। ये लिखा है टू द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर PAIR सर लूशियस कैरी एंड सर एच मॉरिसन, एच ये एच है, फिर MORISON मॉरिसन, और ये जो है ना थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ये भी पिंडारिक ओड है, ठीक है। हाँ जी, तुम आगे आगे बोल लिया करो, मैंने बहुत सारी चीजें बताएगा, तुम आगे आगे बोला करो, पहले ये लिख लो। अच्छा, इरेगुलर ओड जो है ना, एक चीज जो है वर्ड्सवर्थ का ओड और इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी इरेगुलर पिंडारिक ओड है, हाँ वो आपका वो जो है वो हॉरेशियन या लेस्बियन ओड कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हु इंट्रोड्यूस्ड द इरेगुलर ओड इन 1656, हु इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज अब्राहम काउले, काउलियन ओड भी कहा जाता है, काउलियन ओड भी कहा जाता है, ठीक है। Which famous 1807 poem is an example of irregular, irregular ओड तो है मगर वो काउलियन वो इरेगुलर है, दैट इज ओड इंटीमेशंस ऑफ, इरेगुलर पिंडारिक ओड है वो, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। अच्छा, अब ये पिंडारिक ओड एंकोमियास्टिक होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज एंकोमियास्टिक मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पिंडार्स ओड्स, यस दे वर रिटन, ये तारीफ करने के लिए, किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखे जाते थे, तो ये एंकोमियास्टिक होते हैं, एंकोमियम यानी कि तारीफ करने वाले, they were written to praise and glorify someone. What did romantic poets perfect regarding the odes, what did romantic poets perfect regarding the odes, the personal ode of description and passionate meditation, yes romantic poets ने odes को करा, उन्होंने उसमें जो है passionate meditations भी जो हैं वो डाले हैं, ठीक है। चलो, what is the model for the Horatian ode, अभी ये भी आ गया। हॉरेशियन ओड जो है वो लिखे जाते थे, हॉरेशियन ओड के बारे में भी आपको वैसे तो मैंने है, हॉरेशियन ओड जो है वो रोमन पोएट हॉरेस के मॉडल पे लिखे जाते थे। इसमें जो है हॉरेशियन ओड्स कैसे होते थे, बहुत ही काम, बहुत ही मेडिटेटिव और कोलोक्वियल, आम बोलचाल की भाषा के, तो ये जो है रोमन पोएट, और इन्हीं को ही
लेस्बियन ओड या ये भी कहा जाता था, रोमन हॉरस, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू होरेशियन ओड्स टिपिकली डिफर फ्रॉम पिंडारिक ओड्स? हाउ डू होरेशियन ओड्स टिपिकली डिफर फ्रॉम पिंडारिक ओड्स? तो ये है, दे आर काम, मेडिटेटिव एंड कोलोक्वियल। बिल्कुल सही, काम, मेडिटेटिव एंड कोलोक्वियल। चलो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट डज होमोस्ट्रॉफिक मीन? होमोस्ट्रॉफिक वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डज होमोस्ट्रॉफिक मीन? सिंगल रिपीटेड स्टेंजा, विच इज, होमो मीन्स होता है सेम, सिंगल रिपीटेड स्टेंजा में जो लिखा जाए, रिटन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म, एक से ही स्टेंजा फॉर्म में। पिंडारिक ओड, स्ट्रॉप, एंटीस्ट्रॉप और ईपोड में लिखे गए हैं, और ये कैसे लिखे गए? सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इनको जो है, इन्हीं को, एक ये याद रखिएगा, एक बात इसको याद रखिएगा, ये वाले पॉइंट यहां बता देती हूँ। होरेशियन ओड्स को, दे आर यूजुअली homostrophic. ठीक है, होमोस्ट्रॉफिक होते हैं ये। इसका मतलब होता है इनमें स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और ईपोड नहीं होता, ये एक से स्टेंजा फॉर्म में काम होते हैं, मेडिटेटिव होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं। तो ये रिटन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म, तो ये जो होते हैं क्या होते हैं? होमोस्ट्रॉफिक होते हैं, दे आर होमोस्ट्रॉफिक। ठीक। Which work by John Keats is an example of a Horatian style ode? Horatian style ode का एग्जाम्पल बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर मैं आपको बताती हूं, मार्वेल का होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न, और कीट्स का है टू ऑटम, और टू होरेशियन ओड है। ये भी शायद क्वेश्चन ना इसमें आया था, पीजीटी में आया था, ये वाला पीजीटी 2021 या 16 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये होरेशियन ओड, आई थिंक, नो मालूम। टू ऑटम जो है इज द एग्जाम्पल ऑफ होरेशियन ओड, नो मालूम। अब सोनेट पे आ गए। हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ? 14, बिल्कुल सही जवाब। कितना मुश्किल क्वेश्चन था, और सभी लोगों का जवाब बिल्कुल गलत आया है। बताओ बताओ, सभी लोगों ने गलत जवाब, कोई 10 होते हैं इसमें जवाब, 10 होता है ये। बहुत हार्ड था ना, मुझे पता है बहुत हार्ड था। वेरी गुड। व्हाट इज द टिपिकल मीटर ऑफ सोनेट इन इंग्लिश? ये इससे भी मुश्किल है, ये इससे भी मुश्किल क्वेश्चन है। देखा, तुमने बता दिया, और इसमें जवाब भी दे रहे हैं। वाह वाह वाह, एम्बिक पेंटामीटर होता है भाई, 5 सिलेबल वाला एम्बिक पेंटामीटर। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द इटालियन सोनेट? ये तीसरा सबसे मुश्किल क्वेश्चन। दैट इज पेट्रियार्कन सोनेट, पेट्रियार्कन सोनेट, दैट इज पेट्रियार्कन सोनेट। Into what two main parts does a Petrarchan sonnet fall? An octave and a sestet. अरे होशियारो, पढ़ तो लो है। पेट्रियार्कन सोनेट जो होता है उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। ये कौन होगा होशियार? जवाब दे रहा सी और बी। व्हाट इज एन ऑक्टेव? 8 line stanza that poses the question. An 8 line stanza poses the question. What is a sestet? A 6 line stanza. That's a 6 line stanza. 6 लाइन का स्टेंजा जो होता है, it answers the question that has been asked in the octave. मुझे पता है, जो मैं जो अंग्रेजी बोल रही हूँ ना, सुन नहीं रहा कोई भी है। What is the rhyme scheme of octave in a Petrarchan sonnet? A B B A A B B A, अब्बा अब्बा, C D E C D E. Who first imitated Petrarch's sonnet in England in the 16th century? Yacht. Sir Thomas Yacht. What is another name for the English sonnet? Shakespearean sonnet. इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम शेक्सपियरियन सोनेट है, पेट्रियार्कन सोनेट ना। होशियार हो, जिनने जवाब दिया है पढ़ तो लिया करो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सही, मतलब सबसे आसान सवालों पे गलती कर रहे हैं क्योंकि पढ़ नहीं रहे। स्ट्रक्चर ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट, 3 quatrains and a concluding couplet. A B A B C D C D E F E F G G. 3 quatrains and a concluding couplet. What is the rhyme scheme of a Shakespearean sonnet?
ए बी सी डी एफ जी जी। बी, इन अ स्पेंसरियन सोनेट हाउ आर द क्वार्टरन्स लिंक्ड? बाय अ कंटिन्यूइंग राइम, ए बी सी डी ई। सी, to what subject did Donne shift his sonnets? रिलीजियस थीम से होली सॉनेट्स लिखे उन्होंने, होली सॉनेट्स। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द सोनेट लैप्स पॉपुलैरिटी इन इंग्लैंड? कौन से पीरियड में पॉपुलैरिटी घट गई थी? लैप्स घट गई थी, घट, अरे होशियारों घट गई थी। हे भगवान मेरे, पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, क्या कर रहे हैं? मतलब मैं तुम्हें वहां बताने के लिए आऊंगी, मैं तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोला बताऊंगी, नहीं लैप्स मतलब होता है घटना। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? लैप्स का मतलब होता है घटना। तो यहां पर होगा इंग्लिश नियो क्लासिकल पीरियड में हो गया था ये, सटायर लिखे गए हैं उसमें। पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे बिल्कुल भी। जिनका ठीक है बहुत अच्छी बात है। इन अ पेट्रियार्कन सोनेट व्हाट इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन द ऑक्टेव? यहां आया मेरा क्वेश्चन जो मैं अभी अंग्रेजी में बोल रही थी। प्रॉब्लम, सिचुएशन, पहली 8 लाइंस दे पोजिट अ क्वेश्चन, अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और इंसिडेंट। Where does the resolution usually occur in a Petrarchan sonnet? Resolution, sestet। मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन ये आता है, ये भी इसी का ही है, ये याद रखिएगा। सोनेट में जो पहली 8 लाइन, पेट्रियार्कन सोनेट में जो पहली 8 लाइन होती हैं वो क्वेश्चन पूछती हैं, और जो लास्ट की 6 लाइन होती हैं जब वोल्टा आता है तो वो जवाब देती है। ये चीज जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश सोनेट में भी हो, मगर पेट्रियार्कन सोनेट में होता है। फर्स्ट 8 लाइंस पोजिट अ क्वेश्चन एंड द लास्ट 6 लाइंस दे गिव द सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर होता है। हाँ जी, दैट इज द सेस्टेट, डी। हाउ डज द कंक्लूडिंग कपलेट ऑफन फंक्शन इन इंग्लिश सोनेट? ये ध्यान से पढ़ना। It usually imposes an epigrammatic turn. Yes. कंक्लूडिंग कपलेट जो होता है, जो इंग्लिश सोनेट होता है यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट होता है ना, वो एपिग्रामेटिक टर्न ले लेता है, यानी कि 2 लाइन में वो एक तरीके से एक एपिग्राम की तरह, एक कहावत की तरह जो है वो टर्न ले लेता है। तो सही जवाब है इट यूजुअली इंपोजेस, हाँ, एन एपिग्रामेटिक टर्न। तो वो एक कहावत की तरह जो है, एपिग्राम की तरह जो है वो खत्म होता है। जैसे वो है ना, शी लाइज विद मी आई लाई विद हर, तो वो जो है वो एपिग्रामेटिक यानी कि कहावत की तरह जो है वो हो जाता है। What is a sonnet sequence or sonnet cycle? A series of sonnets linked together. बहुत सारे sonnets को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं, that is sonnet sequence या sonnet. Which of these is the famous Elizabethan sonnet sequence? Astrophel and Stella. Astrophel Sir Philip Sidney का है, Astrophel and Stella. That is Astrophel and Stella. Who wrote the sonnet sequence Emeriti? Emeriti किसने लिखा है? B. Spenser. Sonnet from the Portuguese was written by Sonnets from the Portuguese was written by Elizabeth Barrett Browning. Elizabeth Barrett Browning. George Meredith's Modern Love is a sequence where poem consists of how many? George Meredith का जो ये सोनेट सीक्वेंस है वो पोएम है, इसमें कितनी लाइंस हैं? जॉर्ज मेरेडिथ 14 नहीं है, उसके अलावा भी हो सकती हैं, तो वो बताइए। हाँ, जॉर्ज मेरेडिथ के 16 लाइंस, 16 लाइंस। Which 20th century poet wrote the sonnet sequence Alterwise by Owl Light? 20th century का पोएट इसमें से देखो कौन है? इंग्लिश पोएट, मतलब पोएट देखो कौन है? That Dylan Thomas. Dylan Thomas. That's B. Dylan Thomas. What does an English sonnet often present in each of the 3 quatrains? What does an English sonnet?
दैट इज ए। रिपीटिशन विद वेरिएशन ऑफ, एक ही बात कही जाती है, बस स्टेटमेंट को अलग कर दिया जाता है। रिपीटिशन विद वेरिएशन ऑफ अ स्टेटमेंट। चलो भैया, कहानी खत्म होने वाली है, चलो। Which poet's work VR7 is mentioned in the context of lyrical ballads? And that is Wordsworth. तो सही जवाब है आपका ये, दैट्स बी। ठीक है, तो यार ये था हमारा आज का सेशन। 2 मिनट रुको जरा।